हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे और मन लगा करके पढ़ाई करते होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल A3 एकेडमी में आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। मैं आनंद कुमार आपके सामने फिर से बायो का MCQ लेकर के उपस्थित हूं। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले जो मैं जितने भी MCQ लेकर के आया था आप सब ने बहुत प्यार दिया और कई लोगों ने कमेंट किया कि सर इसका आगे की भी सीरीज़ कंटिन्यू रखिए। दोस्तों वही जो हमने लास्ट वीडियो में ख़त्म किया था श्वसन तंत्र, जी हाँ दोस्तों, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा था उसका पहला पार्ट अपलोड हो चुका था, आपने देखा था। और ये हमारा दूसरा पार्ट है। जैसा कि रात में 10 बज रहे हैं और आप सब जल्दी से आ जाइए दोस्तों, जल्दी से आ जाइए, आप सबका मोस्ट वेलकम है जल्दी से। और हमारे इस सेशन को एक बार आप शेयर कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आज जितने लोग लाइव जुड़ जाते हैं तो हमें और ज़्यादा मोटिवेशन होता है, तो हम इसी तरह आपके सामने इंटरेस्टिंग क्लासेस लेकर के आते रहते हैं। तो आपको बता दूं कि जो A3 एकेडमी आपके सामने नए नए प्रयोग करती रहती है, एक्सपेरिमेंट करती रहती है। जी हाँ दोस्तों, जिससे क्या होता है कि आपका जो पढ़ाई का जो तरीका है उसमें बोरिंग नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, आपका पढ़ाने का क्या होता है, जब आदमी कोई चीज़ एक ही तरीके से पढ़ता रहता है तो बोर होने लगता है दोस्तों। तो यह टाइम टाइम पे हर चीज़ में जो इनोवेशन होता है वो ज़रूरी होता है। जी हाँ दोस्तों, नवाचार जिसे हम कहते हैं समय समय पर करते रहना चाहिए। तो चलिए जल्दी से शेयर करके आइए जल्दी से अपने सारे ग्रुप्स में। चलिए तो देखिए, पहले क्लास में हमने देखा था करीब 50 से 52 MCQ देख लिया था दोस्तों, और वहाँ मैंने एनिमेशन के थ्रू समझाने की कोशिश की थी। वह थोड़ा सा टफ हो गया था दोस्तों, इसीलिए मैं सोचा हूँ कि आज पहले आपको थोड़ा सा और डीप में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। चूँकि हमारी वीडियो अपलोड हो चुकी है इसके बारे में, तो लोग जो नहीं देखा तो वो जा करके देख लीजिए। अगर आप देखते हो तो आप इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए, सबसे पहले थोड़ा समझते हैं श्वसन एक्चुअल पे होता क्या है। तो देखिए, जो श्वसन यानी कि जो रेस्पिरेशन होता है उसमें जब हम भोजन करते हैं तो भोजन का अंत में भोजन पाचन के फलस्वरूप भोजन ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, और जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं, जी हाँ दोस्तों, जब हम श्वास लेते हैं तो जो वो भोज्य पदार्थ होता है वही ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन यानी कि विघटन होता है। जी हाँ दोस्तों, विघटन होता है। और जब भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है दोस्तों तो उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। जी हाँ दोस्तों, और हम कोई भी कार्य को संपादित कर सकते हैं। तो आसान शब्दों में दोस्तों वही यहाँ पे समझाएगा कि ऑक्सीजन भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन कर विघटन कर ऊर्जा उत्पन्न करती है। जी हाँ दोस्तों, जो ऑक्सीजन होती है भोज्य पदार्थों का, जो हमारा ग्लूकोज होता है C6H12O6 जो होता है, उस पर जैसे ही ऑक्सीजन मिलती है तो टूट करके एनर्जी मिलती है। कैसे, उसको हम आगे देखते हैं। तो देखिए, भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण कर ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए जैसे कि आप कुछ भी खाते हो, पिज्जा बर्गर या कुछ भी, तो आपका शरीर केवल पहचानता है कितना प्रोटीन ले रहे हो, कितना आप उसमें से वसा ले रहे हो और कितना कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हो। तो आप देखिए, जब आप भोजन को खाते हो, भोजन खाने के बाद पाचन की प्रक्रिया संपन्न होती है तो वह जाकर के ग्लूकोज के रूप में आपके शरीर में स्टोर होता है। और जैसे ही ऑक्सीजन आप श्वसन के थ्रू ऑक्सीजन लेते हो तो ऑक्सीजन में क्या होता है, प्लस ये देखिए C6H12O6 जो है ये आपका ऑक्सीजन है, और जैसे यहाँ पे ग्लूकोज है, और ये क्या है O2 ऑक्सीजन है। जैसे ही ऑक्सीजन इसमें मिलता है तो इसका अपघटन हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसका अपघटन हो जाता है और बनता क्या है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O पानी प्लस ऊर्जा। जी हाँ दोस्तों, ऊर्जा, और ऊर्जा कितनी है 38 ATP। जी हाँ दोस्तों, 38 ATP ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये आपको देखना है कि अगर आप श्वसन की प्रक्रिया नहीं करोगे तो आपका जो खा रहे हो उससे आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप कितना भी खा लोगे जब तक आपको ऑक्सीजन उस पर नहीं मिलेगी तो भोजन का अपघटन नहीं होगा और आपको ऊर्जा नहीं मिलने वाली है। तो देखिए, जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वह 3 भाग में उसको हम बांट सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसे हम 3 स्टेप में बांट सकते हैं। देखिए कैसे, ये आपके सामने 3 स्टेज हैं दोस्तों। पहला होता है बाह्य श्वसन। जी हाँ दोस्तों, जो कि आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाता है। इसमें क्या होता है, सांस इन, मतलब जब आप हवा लेते हो अंदर। जी हाँ दोस्तों, ये कभी मत बोलना कि हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, नहीं, आप हवा लेते हो, आपके नाक में छन्ने नहीं लगे हैं कि केवल आप ऑक्सीजन लोगे, आप वायु लेते हो। वायु में क्या है, तो आप देखते हो ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जल वाष्प भी है। जी हाँ दोस्तों, जल वाष्प भी है और नाइट्रोजन भी है। तो ये सारी गैसों को आप लेते हो। तो आपके शरीर में केवल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो चीज़ें होती हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है उसको रख लेता है, बाकी को रिटर्न कर देता है। तो जब आपको श्वसन लेते हो और श्वसन छोड़ते हो, यह पूरी प्रक्रिया, श्वसन लेना और श्वसन छोड़ना, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, बाह्य श्वसन। जी हाँ दोस्तों, देखिएगा, श्वास लेना और श्वास छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है,
आप बोलोगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यानी कि बाह्य श्वसन। देखिए क्योंकि यह बाहर से हो रहा है, बाह्य मतलब बाह्य, शरीर के बाहर हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप बाहर से हवा ले रहे हो और हवा को बाहर छोड़ रहे हो, इसलिए इसको बाह्य श्वसन कहते हैं। उसी तरह देखिए गैसों का शरीर में परिवहन। जी हाँ दोस्तों, जो आपके अंदर जो गैस जाती है और उसके बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, वह प्रक्रिया कहलाती है। तो वह दूसरा स्टेप होता है। तीसरे स्टेप की अगर बात करें तो आंतरिक श्वसन। जी हाँ दोस्तों, जब आप श्वसन के थ्रू आप श्वास लेते हैं, श्वास में से नाइट्रोजन भी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जाती है, जलवाष्प भी जाता है, तो आपका शरीर क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने पास रख लेता है। जी हाँ दोस्तों, ऑक्सीजन को अपने पास रख लेता है और आगे जाने के बाद फेफड़े से होते ही कोशिकाओं के पास जाता है। और कोशिका में ही क्या होता है, हमारे शरीर में जब आप कोशिका में ऑक्सीजन जा करके कोशिकाओं में ही ग्लूकोज का क्या होता है, आपने कोशिका का एक भाग पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया, वहीं पे इसका अपघटन होता है, इसलिए उसको एनर्जी भी कहते हैं, एनर्जी हाउस या पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है हमारे शरीर का। अब देखिए हम अपने स्टेप बाय स्टेप चलते इन्हीं तीनों स्टेप्स को पढ़ेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पहले हम बाह्य श्वसन के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो देखिए बाह्य श्वसन एक्चुअल पे होता क्या है, इसको थोड़ा सा समझने का हम प्रयास करते हैं। तो बाह्य श्वसन यानी कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, प्राणियों और वातावरण के बीच श्वसन गैसों, देखिए कैसे कैसे आप देखो, जैसे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान को बाह्य श्वसन कहते हैं। बाह्य श्वसन समझ गए आप, वातावरण के बीच, वातावरण, प्राणियों और वातावरण, साफ साफ इसको आप याद रखिए, प्राणियों और वातावरण के बीच, क्योंकि आप वातावरण से गैसों को ले रहे हो और वातावरण पे ही छोड़ रहे हो, इसलिए इसको बाह्य श्वसन कहते हैं। अब देखिए ऑक्सीजन का शरीर में आना और कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर जाना एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाता है, ये साफ साफ लिखा हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि जब हम सांस को इन करते हैं, जी हाँ दोस्तों, जब हम श्वसन की प्रक्रिया में सांस को अंदर करते हैं तो क्या क्या लेते हैं, देखिए हम 78% नाइट्रोजन को लेते हैं। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, जी हाँ दोस्तों, तो हम 78% क्या लेते हैं श्वसन में, तो आप बोलोगे सर नाइट्रोजन लेते हैं। दूसरा क्या लेते हैं, 20% हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। उसके बाद आप देखो कार्बन कितना लेते हैं, 0.03% कार्बन को हम शरीर के अंदर लेते हैं। और जल वाष्प यानी कि जो आपके 0.5% जल वाष्प लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए जब हम श्वास में बाहर करते हैं तो क्या क्या बाहर करते हैं, तो देखिए हम नाइट्रोजन पूरी की पूरी, जितनी हम 78 लिए थे वह पूरी की पूरी हम बाहर कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पूरी की पूरी बाहर कर रहे हैं, जितनी हम नाइट्रोजन लिए थे वातावरण से पूरी की पूरी हमने बाहर कर दी। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन हम 20% ले रहे हैं, लेकिन बाहर कितनी कर रहे हैं, 16%, 4% यूज कर लिए। अब देखिए हम कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं 0.03%, लेकिन बाहर कितनी कर रहे हैं दोस्तों, 4%, ये याद रखिएगा 4% बाहर कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा हमारे शरीर के अंदर बनी ना। अब आगे देखिए जल वाष्प कितना हमने लिया था, 0.5%, और छोड़ा कितना, 6.5%, ये आपको याद रखना है। अब देखिए जब हम श्वसन की श्वास में O2 और अदर गैस जो लेते हैं उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निःश्वसन। जी हाँ दोस्तों, गैसों का हमारे शरीर में अंदर जाना निःश्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, निःश्वसन कहलाता है, कहा जाता है। और देखोगे श्वसन को बाहर छोड़ना, जी हाँ दोस्तों, बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आप देखो बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को उच्छ्वास कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, उच्छ्वास कहते हैं बाहर करने की प्रक्रिया को। अब आपको एक पॉइंट यहाँ पे देख रहे होंगे, एक पॉइंट आपको याद रखना है कि श्वसन की क्रिया में वायु में नाइट्रोजन की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आपने देखा 78 हमने अंदर लिया और 78 के 78 बाहर कर दिया, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहला गई, बाह्य श्वसन। अब देखते हैं हम गैसों का शरीर में परिवहन कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लंग यानी फेफड़े से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचना। भाई ये स्टेप सभी को पता है, हम सांस लेते हैं और सांस लेने के बाद ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स में जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी लंग्स यानी फेफड़े में जाता है और शरीर की कोशिकाओं तक पहुँचना। जैसे आप सांस को क्या करते हो, लेते हो और फेफड़े में आपका रक्त होता है, शुद्ध होने के लिए आता है, चूँकि हम लोग हार्ट में पढ़ चुके हैं। और फिर उसमें क्या होता है, जब अशुद्ध रक्त आता है फेफड़े में शुद्ध होने के लिए, तो उसमें से जैसे ऑक्सीजन जा करके मिल जाती है तो वह रक्त हो जाता है शुद्ध, और वहाँ से जो बची हुई कार्बन डाइऑक्साइड होती है वह बाहर चल जाती है। पूरी की पूरी किस में होती है प्रक्रिया, तो आप बोलोगे एल्वियोली के थ्रू होता है। तो देखिए यहाँ पे वही बताने का प्रयास किया गया है कि शरीर की कोशिकाओं तक पहुँचना और वापस फेफड़े तक, ठीक है, तो फेफड़े तक वापस आने की प्रक्रिया को आप क्या कहते हो, गैसों का शरीर में परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस के नाम से जानते हैं। अब देखिए श्वसन गैसों को शरीर में
ट्रांसफर करने का काम ब्लड करता है। जी हाँ दोस्तों, जो श्वसन होता है, आपने श्वसन किया, कार्बन डाइऑक्साइड देख रहे हो, आप ऑक्सीजन युक्त रक्त कोशिकाओं तक लेके जा रहा है कौन? रक्त। और उसी तरह रक्त ही आपके शरीर से अशुद्ध रक्त लेकर के आ रहा है कहाँ तक? फेफड़े तक। तो ये पूरे के पूरे आने जाने का जो प्रक्रिया होता है, परिवहन का कार्य कौन करता है? रक्त करता है। जी हाँ दोस्तों, रक्त में ही जब ऑक्सीजन मिल जाती है तो आप बोलोगे ऑक्सीजन में जैसे हीमोग्लोबिन होता है, रक्त का मुख्य पिगमेंट क्या होता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में जैसे O2 मिलता है, जी हाँ दोस्तों, ऑक्सीजन मिलता है, तो वह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। इसी तरह जब कार्बन डाइऑक्साइड गैसों में, जब कार्बन डाइऑक्साइड आके हीमोग्लोबिन मिलती है तो उसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो देखिए, जो हमारे लंग्स हैं, लंग्स में ऑक्सीजन आती है दोस्तों, ऑक्सीजन आने के बाद यहीं पे रक्त होता है और रक्त में हीमोग्लोबिन में जाकर के O2 मिल जाता है और O2 मिलके कहाँ जाता है? हमारी कोशिकाओं तक। और जैसे ही कोशिका में पहुंचता है तो यहाँ से हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन हमारी कोशिकाओं तक चला जाता है। अब देखिए आगे अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन का परिवहन रक्त की उपस्थिति में हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है, वही फैक्ट यहाँ पे लिख दिया है। अब आगे देखिए, ये जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या होता है? देखिए, ये एक प्रोटीन है, सभी को पता होगा, यह एक प्रोटीन है जो रक्त में पाया जाता है। इसके केंद्र में लौह परमाणु की उपस्थित होती है, ये आपको याद रखना है। अब आगे देखिए, आप आगे देखेंगे कि जैसे हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आप बोलोगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। आगे जा करके कोशिका में पहुंच करके इसमें से हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन दोनों अलग हो जाते हैं। अब आगे स्टेप में चलते हैं तो देखिए, आगे आप देखिए आंतरिक श्वसन। अब यहाँ पे आंतरिक श्वसन में क्या होता है? तीसरा स्टेप हम आ गए आंतरिक श्वसन में। तो देखिए, आंतरिक श्वसन में श्वसन गैसों का एक्सचेंज कोशिकाओं में होता है। जी हाँ दोस्तों, एक्सचेंज कोशिकाओं में होता है। इसीलिए इसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं, कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। अब आप देखिए, पहला श्वसन क्या हुआ? बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन में ऑक्सीजन यहाँ पे आया और यहाँ से बाहर चला गया। दूसरा जो आंतरिक श्वसन होता है वह सेल के अंदर होता है, उसको हम आगे देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, सेल के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले सेल के स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, सेल का ये बेसिक सा स्ट्रक्चर बना हुआ है आपके सामने। आपको पता भी होगा कि यह एक सेल होती है, यह कोशिका होती है। कोशिका के बीच वाला भाग क्या होता है? केंद्रक होता है। और यहाँ पे जो भाग भरा हुआ लिक्विड फ्लूइड के रूप में जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। और देखिए, यहाँ पे ये वाला भाग क्या कहलाया गया? लाइसोसोम। यहीं पे होता है माइटोकॉन्ड्रिया और यहीं पे होता है ये केंद्रक हो गया, यहीं पे होता है राइबोसोम। तो ये कोशिकांग कहलाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, यहाँ पे नोट दिया हुआ है, श्वसन की प्रक्रिया हर जीवित कोशिका के कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में पूरी होती है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ कहाँ होती है? हर एक जीव को आपको याद रखना, पहली कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म और दूसरी माइटोकॉन्ड्रिया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कोशिका द्रव में पहली श्वसन की प्रक्रिया होती है जिसे हम अनाक्षी श्वसन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसे हम अनाक्षी श्वसन कहते हैं, वह साइटोप्लाज्म में होती है, जिसमें 2 ATP, जी हाँ दोस्तों, 2 ATP ऊर्जा बनती है। वहीं अगर माइटोकॉन्ड्रिया में बात की जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया में आगे जाकर के 36 ATP ऊर्जा बनती है। और टोटल अगर बात की जाए श्वसन की प्रक्रिया में तो एक ग्लूकोज का जो अणु होता है उसमें से 38 ATP ऊर्जा विमुक्त होती है। अब आगे चलते हैं तो हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि जो दो श्वसन होते हैं, आक्षी और अनाक्षी श्वसन, उसे हम क्या कहते हैं, यानी कि एनारोबिक रेस्पायरेशन और एरोबिक राइस जो आपका होता है रेस्पायरेशन। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं अनाक्षी। तो देखिए, जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे हम अनाक्षी श्वसन कहते हैं। देखिए, अनाक्षी याद ही रखिएगा, अनाक्षी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो मतलब थोड़ा सा इसको आप अच्छे समझने का प्रयास करिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो देखिए, अनाक्षी श्वसन कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म में पूरा होता है। जी हाँ दोस्तों, ये आपको याद रखना, अनाक्षी श्वसन केवल साइटोप्लाज्म में ही होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता। साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव में संपन्न होता है, ये आपको याद रखना है। अब आगे अगर बात की जाए, देखिए, इसमें ग्लूकोज का आंशिक विघटन होता है। मैंने क्या बोला? टोटल 38 ATP ऊर्जा बनती है। जी हाँ दोस्तों, 38 ATP, लेकिन 38 में से 2 पहले कहाँ बनती है? तो देखिए, इसमें ग्लूकोज का आंशिक विघटन, जी हाँ दोस्तों, जो ग्लूकोज होता है उसका पूरा विघटन नहीं होता है, आंशिक होता है, मतलब थोड़ा सा होता है जिस साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव में। अब देखिए, जैसे आप ग्लूकोज का एक अणु जैसे गया, उसमें ऑक्सीजन जा करके आपका नहीं मिल पाया पहले, तो पहले ऑक्सीजन के मिलते ही, जब मैंने क्या बोला कि अनाक्षी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, तो आपके शरीर का जो ग्लूकोज होता है पहले ही क्या होता है, जब ऑक्सीजन उसको नहीं मिली होती तभी भी उसमें
ऊर्जा का निर्माण चालू रहता है। तो आप देखिए जैसे ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज पहले किस में कन्वर्ट होता है, पायरुविक अम्ल में। जी हाँ दोस्तों, पायरुविक अम्ल में कन्वर्ट होता है ग्लूकोज, पायरुविक अम्ल में कन्वर्ट होता है। तो देखिए अभी यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, इसीलिए ज़्यादा एनर्जी नहीं मिल रही है, बहुत कम एनर्जी मिल रही है दोस्तों, इतनी एनर्जी से कुछ नहीं होने वाला। तो देखिए पहले ग्लूकोज बनता है शरीर के अंदर, पहले अनाक्षी श्वसन होता है, यानी कि पहले पायरुविक अम्ल बनता है, पायरुविक अम्ल बनता है और इसमें 2 एटीपी ऊर्जा बनती है। 2 एटीपी मतलब बनती तो 4 एटीपी है, लेकिन 2 एटीपी खर्च हो जाती है, शेष 2 एटीपी ही बचती है, तो 2 एटीपी। अब देखिए जो पायरुविक अम्ल है, यही जो ग्लूकोज था यह किसमें कन्वर्ट हो चुका है, पायरुविक अम्ल में। अब आगे पायरुविक अम्ल जाएगा कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। जी हाँ दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा। तो पहले आप बोलो ग्लूकोज का अपघटन हुआ अनाक्षी श्वसन के थ्रू, किसमें, पायरुविक अम्ल में, तो 2 एटीपी ऊर्जा, 2 एटीपी ऊर्जा बनी। अब तो देखिए इस पूरी प्रक्रिया को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह जो प्रक्रिया होती है इसे ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। आपको ये याद रखना है ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो जैसे हमारे शरीर में जो हमारा आप बताओगे ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में टूटने की प्रक्रिया ग्लाइकोलिसिस कहलाती है। अगर पूछता है ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहाँ पे संपन्न होती है, कई बार मैंने पूछा गया, तो आप बताओगे साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य में। अब आगे चलिए, आगे अनाक्षी श्वसन। तो अनाक्षी श्वसन देखिए क्या होता है अनाक्षी श्वसन में, तो आप बताओगे इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जी हाँ दोस्तों, ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा और ग्लूकोज के अणु यानी कि मॉलिक्यूल जो होते हैं वह कंप्लीट होता है आपका श्वसन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया कहाँ पे होती है, आप बोलोगे माइटोकॉन्ड्रिया में। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, ऑक्सी श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में विशेष एंजाइम की उपस्थिति में। जी हाँ दोस्तों, विशेष एंजाइम की उपस्थिति में पूरी होती है। आगे देखिए ग्लाइकोलिसिस में प्राप्त, ये देखिए पायरुविक अम्ल, यही पायरुविक अम्ल यहाँ पे जाता है, पायरुविक अम्ल का माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण ऑक्सीजन होता है। तो अगर ऑक्सीजन की पूरी प्रक्रिया की बात की जाए तो 2 स्टेप में होती है। पहला ग्लूकोज का टूटना किसमें, पायरुविक अम्ल में, और पायरुविक अम्ल फिर जाता है किसके पास, माइटोकॉन्ड्रिया के पास, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अब आगे पायरुविक एसिड आगे टूटेगा। तो अब कहाँ पे जाता है पायरुविक एसिड, आप बोलोगे सर माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि एक कोशिका का भाग है। अब इसमें क्या होता है देखिए C6H12O6 जाता है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन मिलेगा, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पे ऑक्सीजन, क्योंकि अनाक्षी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अब देखिए जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन आकर के मिला ऑक्सीजन, देख रहे हैं +O2, तो यहाँ से क्या बना, आप बोलोगे सर CO2 बना, प्लस पानी बना, प्लस 36 ATP ऊर्जा। जी हाँ दोस्तों, 36 ATP ऊर्जा। तो देखिए अब प्रश्न का तरीका, अगर पूछता है कि अनाक्षी श्वसन में, जी हाँ दोस्तों, अनाक्षी श्वसन में कितनी ऊर्जा बनती है, तो आप बताओगे 2 ATP। अनाक्षी श्वसन यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उस पर 2 ATP। वहीं अगर पूछता है ऑक्सी श्वसन में कितनी ऊर्जा बनती है, तो आप बताओगे 36 ATP। जी हाँ दोस्तों, वहीं अगर पूछेगा श्वसन प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा विमुक्त होती है, तो आप बताओगे 38 ATP। ये आपको याद रखना है। तो टोटल क्योंकि 36 यहाँ से प्लस 2 यहाँ से, तो 36 2 टोटल आप बोलोगे 38 ATP ऊर्जा बनती है। अब देखिए आगे, इस प्रकार पूरी कोशिकीय श्वसन अंतः श्वसन में एक ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण पर, देखिए एक ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण में, यहाँ पे अपूर्ण है दोस्तों, यहाँ पे अपूर्ण है, अगर पूर्ण की बात करते पूर्ण ऑक्सीकरण पर कुल 2 + 36 = 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है दोस्तों। कितनी, 38। अब देखिए इस ऑक्सी श्वसन को केप्स चक्र भी बोला जाता है, ये भी आपको याद रखना है, केप्स चक्र के नाम से भी जाना जाता है ऑक्सी श्वसन को, कई बार पेपर में पूछा गया है। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि जब ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज पहले जाकर के पायरुविक अम्ल में टूटता है, वहां से हमें 2 ATP ऊर्जा मिलती है। फिर पायरुविक अम्ल जाकर के कहाँ पे जाता है, आप बोलोगे सर कोशिका के पास जाता है। कोशिका में कहाँ पे जाता है, अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के पास। यह प्रक्रिया कहाँ पे संपन्न हो रही है, आप बोलोगे ये वाली जो प्रक्रिया होती है कोशिका द्रव्य में, यानी कि साइटोप्लाज्म में। और आगे जो ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया हो रही है वह कहाँ पे संपन्न हो रही है, आप बताओगे सर ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया संपन्न हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया में। और यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जैसे ऑक्सीजन मिलता है
तो यहाँ पे कितनी ऊर्जा 36 एटीपी ऊर्जा, और यहाँ पे 36 2 38 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगर बात की जाए ऑक्सीजन की प्रक्रिया कितने स्टेप में संपन्न होती है, तो आप बताओगे 2 स्टेप में संपन्न होती है। तो आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। अब कुछ फैक्ट देखिए, एक दो इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए। मनुष्य के सांस लेने की दर 10 से 12 बार प्रति मिनट होती है। जी हाँ दोस्तों, सॉरी 12 से 15 बार, यानी जो व्यक्ति आप बैठ के काउंट कर लीजिएगा, 1 मिनट में करीब करीब आप 10 से 12 बार सांस लेते हो नॉर्मल, ठीक है ना। वहीं अगर देखिए मनुष्य में श्वसन की प्रक्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के मेडुला ओब्लोंगाटा के भाग द्वारा किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मेडुला ओब्लोंगाटा देखिए ये है यहाँ पे, इसके द्वारा क्या किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है, श्वसन में प्रक्रिया पे नियंत्रण किया जाता है। अब दोस्तों अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चंस की ओर। अब देखिए बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो पहला स्टेप हो गया, अब देखिए यहाँ से प्रश्न नंबर 2, ठीक है, प्रश्न नंबर 2, क्योंकि पहले वाले में हमने पहले स्लाइड्स में बहुत सारे एक्सप्लेन कर दिए, वो एक था। अब यहाँ पे देखिए 2, फेफड़े में गैसों का आदान प्रदान किन माध्यम से होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। अब आपको स्पीड में कमेंट करना है, प्रश्न नंबर 2 डाल के सही आंसर लगाना है। जल्दी से बताइए, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किन के माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर ए रुधिर द्वारा, ऑप्शन नंबर बी वायु कूपिकाओं द्वारा, ऑप्शन नंबर सी श्वास नली द्वारा, ऑप्शन नंबर डी धमनियों द्वारा। जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए दोस्तों। और ए बी सी डी सही आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, जिसका सही आंसर वायु कूपिकाओं द्वारा, वह एक नंबर अपने ऐड कर लीजिए, वायु कूपिकाओं के द्वारा होता है। यानी कि वायु कूपिका किसके कहते हैं, एल्वियोली को कहते हैं, ये आपको याद रखना है। आप चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से देखिएगा। स्तनधारियों में श्वसन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए त्वचा, ऑप्शन नंबर बी फेफड़े द्वारा, ऑप्शन नंबर सी क्लोम द्वारा, ऑप्शन नंबर डी श्वास नली द्वारा। जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों, जल्दी से। बहुत ईजी दोस्तों, बहुत ईजी। किसके द्वारा, फेफड़ों द्वारा। सभी का करीब करीब यह सही ही आने वाला है। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 ये रहा आपके सामने। मनुष्य में दायां फेफड़ा कितने पिंडों में विभाजित होता है। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। मनुष्यों में दायां फेफड़ा कितने भागों में डिवाइड होता है। ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 1, ऑप्शन नंबर डी 4। बहुत अच्छा मैं बताया हूं, जब मैंने एनिमेशन के थ्रू बताया तो बहुत अच्छे तरीके से बताया दोस्तों। दायां यानी कि राइट फेफड़े की बात कर रहा है, दायां राइट फेफड़े की बात कर रहा है दोस्तों। जल्दी से बताइए। तो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जिसका 1 नंबर ऐड कर लीजिए, जिसका ऑप्शन नंबर ए है 1 नंबर ऐड कर लीजिए। जो हमारा राइट फेफड़ा होता है दोस्तों, राइट लंग होता है, वह 3 पार्ट में डिवाइड होता है, और जो लेफ्ट होता है वह 2 भाग में डिवाइड होता है। ये आपको याद रखना, कई बार पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है। आप चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न नंबर 5 आपके सामने। फेफड़ों की सुरक्षा हेतु इनके ऊपर कौन सी झिल्ली का आवरण बना होता है। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, मैंने पिछले एमसीक्यू में भी शायद ये प्रश्न दिया था, देखते हैं आपको कितना याद है। जल्दी से बताइए, फेफड़ों की सुरक्षा हेतु इनके ऊपर कौन सी झिल्ली का आवरण बना होता है। जल्दी से बताइए दोस्तों, कौन सी झिल्ली का आवरण बना होता है। ऑप्शन नंबर ए प्लूरा, ऑप्शन नंबर बी श्लेष्मा झिल्ली, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सी झिल्ली, ऑप्शन नंबर डी क्रेब्स झिल्ली। जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से। तो सही आंसर है दोस्तों प्लूरा। जी हाँ दोस्तों, सही आंसर है प्लूरा। ऑप्शन नंबर ए वाले 1 नंबर ऐड कर लीजिए दोस्तों। जो हमारा फेफड़ा होता है, फेफड़े पे आप देखोगे कि जो हमारा फेफड़ा, ये फेफड़ा होता है, इसके बाहर एक झिल्ली होती है, इसे ही हम प्लूरा कहते हैं। और मैं आपको बता दूं, जब टीबी बीमारी होती है जिसको, जी हाँ दोस्तों, टीबी की बीमारी जब होती है तो जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो ट्यूबरकुलोसिस बीमारी होती है, जी हाँ दोस्तों, तो वह इस बाहरी परत को ही खा जाते हैं, प्लूरा को ही खा जाते हैं। इसीलिए टीबी की बीमारी पता चलती है एक्सरे द्वारा। एक्सरे जब किया जाता है तो देखते हैं ये झिल्ली कितनी गायब है। अगर ये झिल्ली खाई हुई होती है तो अब बताते हो कि टीबी की बीमारी है। आगे अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 ये रहा आपके सामने। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा से CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए 21%, ऑप्शन नंबर बी 78%, ऑप्शन नंबर सी 4%, ऑप्शन नंबर डी 70%। जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से।
जल्दी से बताइए, जल्दी से। तो सही आंसर आओ जिसका ऑप्शन नंबर सी, 1 नंबर ऐड कर लीजिए दोस्तों। मैंने क्या बताया दोस्तों, हम जब सांस लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो आप बताओगे 78% नाइट्रोजन लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, 78% नाइट्रोजन लेते हैं, 20% O2 लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और 0.03% ऑक्सीजन लेते हैं, 0.03%। उसी तरह नाइट्रोजन पूरी की पूरी जब हम छोड़ते हैं तो नाइट्रोजन पूरी की पूरी 78% छोड़ते हैं दोस्तों, 78% जितने लिया था हमने उतने ही छोड़ा। उसके बाद जब हम ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो कितनी, आप बोलोगे सर 16% ऑक्सीजन हम छोड़ते हैं। और वहीं जब अगर बात की जाए कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं 4%। जी हाँ दोस्तों, 4%। क्योंकि यह जो 4% बढ़ रहा है, बढ़ा हुआ, तो वही तो है जो हमारे शरीर के अंदर बन रहा था ना, जो ग्लूकोज का विघटन हो रहा है। तो क्या क्या बन रहा था, पानी बन रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था, और ऊर्जा बन रही थी। जी हाँ दोस्तों, जब ग्लूकोज टूटता है तो वहाँ पे पानी और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनती है। जी हाँ दोस्तों, ऊर्जा कितनी, 38 ATP। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 7 ये रहा आपके सामने। किसके ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किसके ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी माल्टोज, ऑप्शन नंबर सी शर्करा, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए दोस्तों। तो सही आंसर है दोस्तों, जल्दी से बताइए। सही आंसर है दोस्तों ग्लूकोज। जी हाँ दोस्तों, ग्लूकोज सही आंसर होगा, ग्लूकोज। ये आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 8, एम्फीसेमा बीमारी का संबंध किससे होता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपको बताना है। एम्फीसेमा बीमारी का संबंध किससे होता है? ऑप्शन नंबर ए श्वास नलिया, ऑप्शन नंबर बी कंठ, ऑप्शन नंबर सी फेफड़े, ऑप्शन नंबर डी हृदय। जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से कमेंट करिए। प्रश्न नंबर 8 डाल करके सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए। तो दोस्तों जिसका ऑप्शन नंबर सी है वह करेक्ट है दोस्तों, फेफड़ों से संबंधित है। किससे संबंधित है? फेफड़ों से संबंधित है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न नंबर 9। श्वसन की क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जल्दी से देखिए, श्वसन की प्रक्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी जल वाष्प। जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से। तो सही आंसर होगा दोस्तों नाइट्रोजन। जी हाँ दोस्तों, नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मैंने पहले भी बताया कि हम नाइट्रोजन को 78% लेते भी हैं और पूरी की पूरी 78% ही निकाल देते हैं। परिवर्तन किस में होता है तो आप बताओगे? परिवर्तन होता है O2 में, परिवर्तन ऑक्सीजन में परिवर्तन होता है, क्योंकि हम 20% लेते हैं और 16% छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन होता है, कितनी लेते हैं हम? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं 0.03%, छोड़ते हैं कितने हैं? 4%। उसी तरह जलवाष्प में भी परिवर्तन होता है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, ऑक्सीश्वसन की क्रिया में कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है? ये दोस्तों प्रश्न आया हुआ है, डायरेक्टली मैंने पेपर से उठाया है। देखिए, ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब इसको हम देखेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर क्या माना था। तो देखिए, अगर बात कीजिए एक्चुअल पे ऑक्सीश्वसन की दोस्तों, तो ऑक्सीश्वसन में होती 36 ATP। जी हाँ दोस्तों, कितनी? 36 ATP ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑक्सीश्वसन में 36 ATP ऊर्जा उत्पन्न होती है अगर बात की जाए तो। लेकिन यहाँ पे देखिए, ऑक्सीश्वसन अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं हम मानव वाला श्वसन को ऑक्सीश्वसन ही कहते हैं। तो इसका आंसर सही होगा दोस्तों 38, क्योंकि इसमें सबसे सही ना तो 35 हो सकता, ना तो 2 हो सकता, ना तो 1 हो सकता। तो इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर करेंगे तो 38 सही माना जाएगा। यहाँ पे कितना माना जाएगा? 38। अगर 36 और 38 दोनों होता हो दोस्तों तो इसको हम लगाते 36 ATP। लेकिन अगर बात की जाए तो यहाँ पे 36 जब ऑप्शन में नहीं है तो इसको आंसर माना है कितना? 38 ATP। क्योंकि 36 ATP आप देखोगे अनाक्सीश्वसन में 2 ATP ऊर्जा बनी थी, किसमें? अनाक्सीश्वसन में कितनी? 2 ATP। और वहीं अगर बात की जाए तो 36 ATP बनी थी, किसमें? जब आपका ऑक्सीश्वसन हुआ था। तो 36 और 2 टोटल 38। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 11 ये रहा आपके सामने, जब अनाक्सीश्वसन की क्रिया जीवाणु और कवक में, जी हाँ दोस्तों, जीवाणु और कवक में होती है तो उसे क्या कहते हैं? जब अनाक्सीश्वसन की प्रक्रिया जीवाणु और कवक में होती है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए किण्वन, ऑप्शन नंबर बी
डायफ्रॉन्क्स ऑप्शन नंबर सी, कैप्स चक्र ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 डाल के जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से। जी हाँ दोस्तों, जिसका ऑप्शन नंबर ए है वह सही है, किडमन होता है, किडमन। जी हाँ दोस्तों, किडमन। आप चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और बता दूं किडमन की प्रक्रिया के द्वारा ही शराब वगैरह बनाई जाती हैं। आप चलते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न नंबर 12। ऑक्सीशोषण की क्रिया कोशिका के किस भाग के अंदर संपन्न होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों। ऑक्सीशोषण की क्रिया कोशिका के किस भाग के अंदर संपन्न होती है? जल्दी से बताइए दोस्तों। कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम एवं हरित लवक, ऑप्शन नंबर सी केंद्रक तथा कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर डी जीव द्रव एवं तारक काय। तो अगर ऑक्सीशोषण या श्वसन की प्रक्रिया की बात की जाए दोस्तों, तो हमने बताया 2 स्टेप में संपन्न होती है। पहली होती है कोशिका द्रव में, जहाँ पे 2 ATP मतलब ग्लूकोज जाके पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, और फिर जाकर के पायरुविक जो एसिड होता है वो कन्वर्ट होता है किसमें, जाकर के ऊर्जा में, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में संपन्न होता है। तो जो कोशिका द्रव होता है यहाँ पे 2 ATP, और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है यहाँ पे 36 ATP ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो सही आंसर जिसका ऑप्शन नंबर ए है वह अपने 1 नंबर ऐड कर सकता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 13 ये रहा आपके सामने। मनुष्य में श्वसन के दौरान निकलने वाली वायु में ऑक्सीजन 0.02 की मात्रा कितनी होती है? ऑक्सीजन मतलब सॉरी, यहाँ पे 0.2 ना लिखे O2 लिखा गया है दोस्तों, O2। ठीक है, मनुष्य में श्वसन के दौरान निकलने वाली वायु में ऑक्सीजन यानी कि O2 की मात्रा कितनी होती है? श्वसन के दौरान निकलने वाली दोस्तों, किसमें, अच्छे से प्रश्न को पढ़िएगा, निकलने वाली वायु में ऑक्सीजन यानी O2 कितनी मात्रा होती है? जल्दी से कमेंट करिए, बताया जा चुका है, जल्दी से कमेंट करिए। प्रश्न नंबर 13 डाल करके जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से। सही आंसर क्या होगा? तो जिसका ऑप्शन नंबर बी है वह अपने 1 नंबर ऐड कर लीजिए दोस्तों, बिल्कुल 16 होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि 20% हम लेते हैं ऑक्सीजन और छोड़ते हैं, तो कितनी, तो आप बोलोगे 16% छोड़ते हैं श्वास के थ्रू। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो रहा ये रहा आपके सामने, प्रश्न नंबर 14। कौन सी क्रिया को ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन का कॉमन स्टेप कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन का कॉमन स्टेप कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए ग्लाइकोलिसिस, ऑप्शन नंबर बी किण्वन क्रिया, ऑप्शन नंबर सी डाइफ्रॉक, ऑप्शन नंबर डी वाइटल। जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से। तो मैं एक बात यहाँ पे आपको और बताना चाहूँगा, जिसका ऑप्शन नंबर ए है वह सही है। ग्लाइकोलिसिस जो प्रक्रिया कहलाती है यह तो कॉमन है, क्योंकि यह जहाँ पे केवल ऑक्सीशोषण बस संपन्न होता है, तो ऑक्सीशोषण में भी तो होता है, लेकिन ग्लाइकोलिसिस जो प्रक्रिया होती है दोस्तों यह ऑक्सीशोषण में भी होती है और अनॉक्सीशोषण में भी होती है। जिन जीवों में केवल अनॉक्सीशोषण होती है दोस्तों, वहाँ तो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया तो होती है, लेकिन जिन जीवों में अनॉक्सीशोषण की प्रक्रिया होती है दोस्तों, वहाँ पे जिसमें ऑक्सीशोषण की प्रक्रिया होती है वहाँ पे तो पहले स्टेप तो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होती है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया का काम चालू होता है, जिसे कैप्स चक्र कहते हैं। तो हम बोलते हैं हमारे जीवों में जो स्तनधारी होते हैं श्वसन की प्रक्रिया में दोनों कॉमन रूप है ग्लाइकोलिसिस। पहले ग्लाइकोलिसिस ऑक्सी और अनॉक्सी दोनों में होता है, इसलिए आपको ये याद रखना है। आप चलते हैं अपने अगले प्रश्न को, प्रश्न नंबर 15 ये रहा आपके सामने। जल्दी से देखिए, प्रश्न नंबर 15 को कमेंट करना है आपको। कैप्स चक्र की क्रिया किसके अंदर संपन्न होती है? कैप्स चक्र क्वेश्चन पूछ लिया। कैप्स चक्र की क्रिया किसके अंदर संपन्न होती है? किसके अंदर संपन्न होती है? ऑप्शन नंबर माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी फेफड़े, ऑप्शन नंबर सी हृदय, ऑप्शन नंबर डी श्वास नलिका। जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों, जल्दी से प्रश्न नंबर 15 डाल के सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। आप चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 ये रहा आपके सामने, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 देखिए, कैप्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? कैप्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज और एटीपी, ऑप्शन नंबर बी पायरबिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी फ्यूमेरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी लैक्टिक अम्ल। जल्दी से कैप्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है आपको जल्दी से कमेंट करना है दोस्तों, जल्दी से। कैप्स चक्र में किसका संश्लेषण, कई बार प्रश्न आ चुका है दोस्तों, स्टार 2 स्टार जितने स्टार आपको मन लगाए जल्दी से लगा लीजिए। तो सही आंसर होगा दोस्तों, जो ए लगाएगा उसका गलत माना जाएगा। सही दोस्तों, कैप्स चक्र में संश्लेषण होता है पायरबिक अम्ल का, जी हाँ, पायरबिक एसिड का होता है। अब जल्दी हम अपने अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 17 ये रहा आपके सामने। श्वसन की क्रिया किसमें संपन्न होती है?
अब देखिए, अगर शुरुआत की बात की जाए तो श्वसन की प्रक्रिया शुरुआत किस में होती है? कोशिका द्रव में। लेकिन यहाँ पे संपन्न यानी कि संपन्न कहाँ पे होती है? ऑप्शन नंबर ए राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी हरित लवकों में, ऑप्शन नंबर डी लाइसोसोम। तो जिसका ऑप्शन नंबर बी है, एक नंबर ऐड कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, संपन्न किस में होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ही जाकर के संपन्न होती है, जहाँ पे ग्लूकोज में जाकर के ऑक्सीजन मिलती है, और ऑक्सीजन जैसे ही मिलती है तो वहाँ पे पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा, कितनी ऊर्जा? 36 एटीपी उत्पन्न होती है। बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार पेपर में क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको याद रखना है कि 36 कहाँ पे होगा, 38 कहाँ पे होगा और 2 कहाँ पे होगा। लोग इसमें कन्फ्यूजन रहते हैं, तो मैं एक बार आपको और क्लियर करना चाहूँगा कि जब श्वसन की पहली स्टेप यानी अनाक्षी श्वसन की प्रक्रिया होती है, मतलब ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में कन्वर्ट होना, वहाँ पे अनाक्षी श्वसन की प्रक्रिया में पहले स्टेप में 2 एटीपी ऊर्जा बनती है। उसके बाद जो पायरुविक अम्ल जाता है उसमें जब ऑक्सीजन मिलती है, यानी कि ऑक्सीजन मतलब कि ऑक्सीजन होता है, वहाँ पे 38 एटीपी ऊर्जा बनती है। तो अगर बात की जाए पूरी एक ग्लूकोज से, अगर ग्लूकोज के एक अणु से बात की जाए कितनी ऊर्जा विमुक्त होती है, आप बताओगे 38 एटीपी। लेकिन अगर पूछता है कि ऑक्सी श्वसन में कितनी ऊर्जा, तो आप बताओगे 36 एटीपी। अनाक्षी में कितना, तो आप बताओगे 2 एटीपी। तो ये आपको याद रखना है। अब चलते प्रश्न नंबर 18 में। देखिए, जब मनुष्य कार्य करता है तो मांसपेशियों में ऑक्सीजन के अभाव से पायरुविक अम्ल का विखंडन किसमें हो जाता है? देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, बहुत ही अच्छा, कई बार पेपर में आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए जल में, ऑप्शन नंबर बी लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड में, ऑप्शन नंबर सी कोलेस्ट्रॉल में, ऑप्शन नंबर डी रुधिर में। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 डाल करके जल्दी से कमेंट करिए। तो जिसका ऑप्शन नंबर बी है वह अपने एक नंबर ऐड कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए एक्चुअल पे इसमें होता क्या है, इसमें अगर बात की जाए तो जो लैक्टिक अम्ल है वह जब हम कोई भारी काम करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो जितनी मात्रा में हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है वह ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। मतलब कि जो पायरुविक एसिड जो होता है वह जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास, किस लिए? टूटने के लिए। किसमें? जिससे ऊर्जा मिल सके, तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बन सके और ऊर्जा मिल सके। लेकिन हमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। तो मतलब कि जो पूरा का पूरा पायरुविक एसिड होता है वह पूरा का पूरा अच्छे से टूट नहीं पाता ऑक्सीजन की कमी के कारण। तो वही पायरुविक एसिड जो होता है वह कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड में दोस्तों, और वही हमारे बॉडी में पेन होने लगता है। आप सुबह सुबह पुशअप 20 पुशअप लगा दीजिए, या थोड़ा सा दौड़ लीजिए, या एक दिन 2 दिन में कोई गेम खेल लीजिए, फिर देखिए शरीर में दर्द क्यों? क्योंकि आप नॉर्मल एक्टिविटीज़ करते रहते हो, तो आपके फेफड़ों को उतनी ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व करने की आदत होती है। अगर आप इकट्ठा कोई काम कर दोगे तो आपके शरीर में पेन होना स्वाभाविक सी बात है। आप चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 ये रहा आपके सामने। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस छोड़ी जाती है? दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पेपर में आया और बच्चे गलती करके आते हैं। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में, तो बच्चे दो ही बचपन से पढ़ाता जा रहा है कि हम श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। उसके अलावा हमारा कभी दिमाग गया नहीं कि हम नाइट्रोजन भी ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं दोस्तों। तो नाइट्रोजन हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, यूज़ नहीं है, लेकिन अंदर तो जा रहा है फिर बाहर आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं नाइट्रोजन 78% दोस्तों, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन 78 हम ले भी रहे हैं और 78 छोड़ भी रहे हैं। तो देखिए यही तो क्वेश्चन है दोस्तों, यही आपको जवाब दिलाते हैं। यही क्वेश्चन जो सब गलत करके आते हैं, आप यही क्वेश्चन सही करके आओगे। यही तो एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने का तरीका है। अब चलिए अगले प्रश्न को, प्रश्न नंबर 20 ये रहा आपके सामने। अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद कौन सा होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर 1 पायरुविक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी फ्यूमेरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज और एटीपी, ऑप्शन नंबर डी लैक्टिक अम्ल। जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों, जल्दी से। अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद कौन सा होता है? दोस्तों सही आंसर जिसका ऑप्शन नंबर ए, एक नंबर ऐड कर लीजिए, पायरुविक अम्ल। जी हाँ दोस्तों, अगर बात की जाए अनाक्षी श्वसन में तो पायरुविक अम्ल होता है। अगर पायरुविक अम्ल की बात करें तो यहाँ तो 4 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होती है, लेकिन 2 खर्च हो जाती है, बचती है कितनी है? एंडोर्फिन बचती है। आप बोलोगे सर 2 एटीपी ऊर्जा एंडोर्फिन बचती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21 ये रहा आपके सामने। गहरी सांस लेने पर कितने लीटर गैस ग्रहण की जाती है? दोस्तों गहरी सांस लेने पर कितने लीटर गैस ग्रहण की जाती है? अगर नॉर्मल की बात की जाए तो 5.5 लीटर के आसपास ग्रहण करते हैं, लेकिन जब हम गहरी सांस लेते हैं तो 6 लीटर कितना दोस्तों? 6 लीटर हम गैस सांस को ग्रहण कर सकते हैं। 6 लीटर हमारे फेफड़े कर सकते हैं समथिंग, ठीक है ना। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम करेंगे। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर
22 ये रहा आपके सामने। एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार से श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है? तो अब बताओगे 12 से 15 बार। जिसका ऑप्शन नंबर बी है वह अपने 1 नंबर ऐड कर लीजिए, 12 से 15 बार। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण पर कितने एटीपी अणु का निर्माण होता है? मैंने बताया, अब देखते हैं आप कितना करते हो। जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण मतलब यहाँ पे पूर्ण ऑक्सीकरण की दोस्तों, एक ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण मतलब कि यहाँ पे ऑक्सी और अनऑक्सी दोनों श्वसन जुड़े गए हैं, तो मतलब 36 और प्लस 2 38। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जिसका 1 नंबर ऐड कर लीजिए, 38 एटीपी। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न नंबर 24। वायुमंडलीय ऑक्सीजन को फेफड़ों में ग्रहण करना और शरीर के विभिन्न अंगों से आई हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वायुमंडल में मुक्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए श्वासोच्छ्वास, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीश्वसन, ऑप्शन नंबर सी अनाक्सीश्वसन, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों, जल्दी से कमेंट करिए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं जिसका ऑप्शन नंबर ए है वह सही है। जी हाँ दोस्तों, जिसका ऑप्शन नंबर ए है वह अपने 1 नंबर ऐड कर सकता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25 ये रहा आपके सामने, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। फेफड़े में कितने लीटर गैस धारण करने की क्षमता होती है? जी हाँ दोस्तों, फेफड़ों में कितने लीटर गैस धारण करने की क्षमता होती है, अधिकतम क्षमता होती है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे दोस्तों, चूंकि ये सारे प्रश्न आए हुए हैं। और मैं बता दूं इसका सही आंसर होगा, जल्दी से कमेंट करिए, ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, 5 लीटर लगभग, यानी कि करीब करीब 5 से 6 लीटर होता है अगर बात की जाए तो, 5 से 6 लीटर। 5800 अगर एग्जैक्ट में बात की जाए तो 5800 ml, यानी कि 5.8 लीटर अधिकतम क्षमता होती है, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 26 ये रहा आपके सामने। ऑक्सीजन का ग्रहण एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन की मात्रा किसके ऊपर निर्भर करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ऑक्सीजन का ग्रहण एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन की मात्रा किसके ऊपर निर्भर करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी हृदय की क्रिया के ऊपर, ऑप्शन नंबर सी फेफड़ों पर, ऑप्शन नंबर डी धमनियों पर। जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों, जल्दी से। प्रश्न नंबर 26 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है, 1 नंबर ऐड कर लीजिए दोस्तों, हीमोग्लोबिन पर। आप चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न नंबर 27। कोशिकीय श्वसन कोशिकाओं के अंदर कितने चक्र में पूरा होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। कोशिकीय श्वसन कोशिकाओं के अंदर कितने चक्र में पूरा होता है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 6। जल्दी से। तो इसका सही आंसर होगा आप दोस्तों ऑप्शन नंबर, जिसका ऑप्शन नंबर, जल्दी जल्दी कमेंट करिए, जल्दी से जल्दी, जिसका ऑप्शन नंबर ए है। जी हाँ दोस्तों, 2 चक्रों में पूरा होता है। पहले क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है कहाँ पे आप बोलोगे? पिरुविक अम्ल में, और फिर जाकर पिरुविक अम्ल टूटता है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में, प्लस ऊर्जा बनती है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 28 ये रहा आपके सामने। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अनाक्सी श्वसन होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट का अपघटन किसमें होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करिए। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अनाक्सी श्वसन होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट का अपघटन किसमें होता है? तो सही आंसर है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए वह सही है, एथिल एल्कोहल तथा जल में। आप चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 29 ये रहा आपके सामने। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? दोस्तों मैंने क्वेश्चन, जब ब्लड वाला क्वेश्चन कराया था, एमसीक्यू लेकर के आया था, वहां भी मैंने यह प्रश्न पूछा था। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों। जीवाणुओं को नष्ट करना, ऑक्सीजन का परिवहन, ऑप्शन नंबर सी लोहे का उपयोग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन का परिवहन। जी हाँ दोस्तों, ऑक्सीजन का परिवहन, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न नंबर 30। हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति में भी रुधिर कितने प्रतिशत ऑक्सीजन का आदान प्रदान कर सकता है? दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। हीमोग्लोबिन अगर नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में रुधिर कितने प्रतिशत ऑक्सीजन का आदान प्रदान कर सकता है? दोस्तों
जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3%, ऑप्शन नंबर सी 3.57%, ऑप्शन नंबर डी 4.21%। तो दोस्तों सही आंसर है जिसका ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, 2%, 2%। आप चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न नंबर 31। विश्राम अवस्था में वयस्क की श्वसन दर होती है। विश्राम अवस्था में वयस्क की श्वसन दर होती है। ऑप्शन नंबर ए 20 से 22 प्रति मिनट, 18 से 20 प्रति मिनट, 16 से 20 प्रति मिनट, 14 से 16 प्रति मिनट। विश्राम अवस्था में वयस्क मनुष्य की बताना है आपको। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा 16 से 20। ऑप्शन नंबर सा जिसका है वह सही, ऑप्शन नंबर सी। आप चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 32 ये रहा आपके सामने। समान मनुष्य में विश्राम अवस्था में ज्वारीय आयतन, जी हाँ दोस्तों ज्वारीय आयतन पूछ रहा, ज्वारीय आयतन होता है। ऑप्शन नंबर ए 1.2 लीटर, ऑप्शन नंबर बी 2.5 लीटर, ऑप्शन नंबर सी 0.5 लीटर, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए ज्वारीय आयतन क्या होता है। जब ज्वार आता है तो देखते हो कि समुद्र अपनी सीमा से थोड़ा सा आगे जाता है, जब भाटा आता है तो पीछे आता है। तो ये ज्वारीय स्थिति मतलब कि जब आपका फेफड़ा फैलता है तो उसका आयतन अवस्था में ज्वारीय आयतन कितना, तो आप बोलोगे 0.5 लीटर। जी हाँ दोस्तों 0.5 लीटर। आप चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 33 ये रहा आपके सामने। फेफड़ों में श्वास नली की शाखा का अंतिम भाग, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। फेफड़ों में श्वास नली की शाखा का अंतिम भाग है। ऑप्शन नंबर ए श्वसनिकाएं, ऑप्शन नंबर बी वायुकूपिकाएं, ऑप्शन नंबर सी श्वसनिया, ऑप्शन नंबर डी वायुकोश। जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से। फेफड़ों में श्वास नली की अंतिम शाखा आपने देखा पहले ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद क्या आता है आप बोलोगे ब्रोंकी, ब्रोंकी से ब्रोंकुलस, ब्रोंकुलस से एल्वियोली, लास्ट क्या है दोस्तों एल्वियोली। एल्वियोली की हिंदी में क्या कहते हैं, वायुकूपिकाएं। जी हाँ दोस्तों वायुकूपिकाएं। लास्ट स्टेप क्या होता है, एल्वियोली। मैंने स्ट्रक्चर में आपको अच्छे तरीके से समझाया है। तो ऑप्शन नंबर बी जिसका है 1 नंबर अपने ऐड कर सकते हो। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 34 ये रहा आपके सामने। उच्छ्वसन के समय सीटी की आवाज आना कौन से रोग की पहचान है। ऑप्शन नंबर ए वात स्फीति, ऑप्शन नंबर बी अस्थमा, ऑप्शन नंबर सी श्वसनी सोए, ऑप्शन नंबर द सिलिकोसिस। दोस्तों सीटी की आवाज़ देखते हो कभी कभी श्वसन के मोस्टली बच्चों में क्या होता है आवाज़ घरघराहट आने लगती है, और उसी तरह जो बड़े होते हैं तो सीटी की आवाज़ आती है। तो वह बीमारी कौन सी है, तो सही आंसर है दोस्तों अस्थमा। जी हाँ दोस्तों अस्थमा देखते हो अस्थमा की बीमारी होती है जिसको वह हमेशा मुंह में एक स्प्रे टाइप लिए रहता है और स्प्रे डालता रहता है दोस्तों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 35 ये रहा आपके सामने, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। खानों या कारखानों में कार्य करने वाले श्रमिकों को कौन सा रोग होने की अधिक संभावना रहती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए निमोनिया, ऑप्शन नंबर बी श्वसनीय शोथ, ऑप्शन नंबर सी वात स्फीति, ऑप्शन नंबर डी सिलिकोसिस। जल्दी से कमेंट करो दोस्तों प्रश्न नंबर 35 डाल करके, प्रश्न नंबर 35 डाल करके आपको कमेंट करना है। तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जिसका है 1 नंबर ऐड कर दीजिए सिलिकोसिस। वेरी मोस्ट है, आप इसको याद करके रखिएगा, कई बार पेपर में पूछा गया है। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 36 ये रहा आपके सामने। फेफड़ों की कुल क्षमता होती है दोस्तों, ये देखिए फेफड़ों की कुल क्षमता। ऑप्शन नंबर अ 4600 मिलीलीटर, ऑप्शन नंबर बी 3500 मिलीलीटर, ऑप्शन नंबर स 5800 मिलीलीटर, ऑप्शन नंबर द 2300 मिलीलीटर। अधिकतम कुल क्षमता दोस्तों मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया। जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से फेफड़ों की कुल क्षमता जल्दी से बताइए दोस्तों। तो सही आंसर है जिसका ऑप्शन नंबर सा। जी हाँ दोस्तों जिसका ऑप्शन नंबर सी है वह सही है। मैंने बताया था ना 5 से 6 लीटर, और फिक्स की बात की जाए तो कितनी 5800 ml। जी हाँ दोस्तों 5800 ml। आप चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 37 ये रहा आपके सामने, प्रश्न नंबर 37 ये रहा आपके सामने। श्वसन में प्रयुक्त ऊर्जा है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। श्वसन में प्रयुक्त ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर ए भौतिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी विद्युत ऊर्जा। जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए।
तो श्वसन में प्रयुक्त ऊर्जा दोस्तों, श्वसन में प्रयुक्त ऊर्जा है रासायनिक ऊर्जा। जी हाँ दोस्तों, केमिकल रिएक्शन होता है दोस्तों, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रासायनिक ऊर्जा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 38 ये रहा आपके सामने। वायु ग्रहण करते समय तनुपट यानी कि जो हमारा डायफ्राम होता है उसकी कंडीशन क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए तिरछा होता है, ऑप्शन नंबर बी गुम्बदाकार होता है, ऑप्शन नंबर सी सामान्य होता है, ऑप्शन नंबर डी चपटा होता है। जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से। मैंने पिछले एमसीक्यू वाला जब पार्ट लाया तो वहाँ मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया था डायग्राम के थ्रू। आप अगर देखे होंगे हमारी पिछली सीरीज तो आप जल्दी से बता देंगे इसको। तो दोस्तों क्या होता है, चपटा हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब हम श्वास लेते हैं तो हमारा फेफड़ा का आकार बढ़ता है, और जब फेफड़ा के आकार बढ़ता है दोस्तों, ये जो डायफ्राम दोनों फेफड़ों के जो नीचे वाला भाग होता है ये चपटा हो जाता है, और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो यह गुम्बद आकार का हो जाता है श्वास छोड़ने में। लेकिन ग्रहण करते समय यह चपटा हो जाता है, आपको याद रखना है। श्वास ग्रहण करते समय कैसा हो जाता है, चपटा, और श्वास छोड़ते समय, यहाँ पे दूसरा प्रश्न आपको याद रखना है, श्वास छोड़ते समय गुम्बदाकार का हो जाता है। ये दोनों प्रश्न आपको याद रखने हैं। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 ये रहा आपके सामने। भोजन निगलते समय सांस मार्ग को बंद कौन कर देता है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। भोजन निगलते समय श्वास मार्ग को बंद कौन कर देता है? भाई हमारे देखते होंगे कि मुंह में एक झिल्ली होती है, झिल्ली में संरचना होती है। जब आप भोजन को निगलते हो तो आपका जो भोजन है वह फूड पाइप से आपके विंड पाइप यानी कि श्वास नलिका में ना जाए, उसके लिए एक ढक्कन होता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं आपको वही बताना है। ऑप्शन नंबर ए एपिग्लॉटिस, ऑप्शन नंबर बी कंठ, ऑप्शन नंबर सी श्वास नली, ऑप्शन नंबर डी श्वसनी। जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों, जल्दी से कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों एपिग्लॉटिस। जी हाँ दोस्तों, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसका एक नंबर ऐड कर दीजिए, एपिग्लॉटिस। अगले प्रश्न पे तो दोस्तों आज 39 प्रश्न है। अगर बात की जाए तो देखने को तो 39 प्रश्न है, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको 50 प्लस क्वेश्चन कवर अप करवा दिए। जी हाँ दोस्तों, हमने यहाँ पे आपको 50 प्लस क्वेश्चन कवर अप करवा दिए हैं। अब आपको जितने भी मैं अभी वीडियो साइंस के पढ़ा दिया हूँ उसके पूरे के पूरे यहाँ से एमसीक्यू मैंने करा दिया है। जी हाँ दोस्तों, जितने भी साइंस के टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं आप जाकर के हमारे बायोलॉजी वाले प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, उनके सारे एमसीक्यू मैं करवा चुका हूँ। अब जल्द ही आपकी साइंस की अगली क्लास आएंगी और फिर हम उनके एमसीक्यू लेकर के आएंगे। अब आपको क्या करना है कि इनको अच्छे से एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको मिले हैं आपको अपनी नोटबुक में नोट करते चलना है। और यकीन मानिए आपको फालतू में कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको पीएचडी नहीं करना है। मैं जितना अधिक से अधिक हाई से हाई लेवल हो सकता है दोस्तों, आईएएस में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, जी हाँ दोस्तों, जो आपके यूपीएससी में प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को मैंने यहाँ पे उठाया है। और इसलिए आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की आवश्यकता नहीं कि आप साइंस में घुसे हो तो घुसे हो। जी हाँ दोस्तों, आपका एग्जाम में एक सब्जेक्ट से नौकरी नहीं मिलने वाली है, आपको चारों तरफ तो एक ही सब्जेक्ट में अगर आप डूबे रहोगे दोस्तों तो बस आपको उसी में महारत हासिल हो जाएगी। तो आप क्या करने, ऐसे आपको जॉब चाहिए या आपको महारत हासिल करके बैठते हैं, आपको ज्ञान दिखाना है। अभी सबसे पहले तो हमें एक जॉब चाहिए, उसके बाद तुम ज्ञान दिखाते रहेंगे। फिर तो क्या है, पढ़ने लिखने की तो कोई एज उम्र होती नहीं है, तो ज़िंदगी भर पढ़ते रहिए, कौन रोका है। लेकिन अभी हमें स्मार्ट स्टडी करके एक बार जॉब तो ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम देखते रहेंगे आगे करना क्या है। ठीक है ना? तो आप अच्छे तरीके से करते रहिएगा, और जब भी हमारी लाइव सेशन रहा करें आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट किया करिए दोस्तों। जितने से ज़्यादा लोग इनवाइट आते हैं लाइव में उतना हमें आगे वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि पिछली क्लास में केवल 10 से 12 लोग थे दोस्तों। हाँ, 10 से 12 लोग आए थे, इस कारण से मैं लेकर के नहीं आया था और मैंने बंद कर दिया था। उसके बाद मैंने आज सोचा देखते हैं कि आप लोग इंटरेस्ट दिखाते हो, क्योंकि लगातार उस दिन उस समय मैं एक हफ्ता लेकर के आया था तो शायद आप लोग को बोरिंग फील होने लगा था, इसलिए मैंने कुछ दिनों के लिए स्टॉप कर दिया। अब आज का रिस्पॉन्स देखते हैं, उसके बाद हम अपनी क्लास आगे जारी रखेंगे। तो बस आप खुश रहिए, मस्त रहिए और इसी तरह मेहनत करते रहिए। आपने अपना 1 घंटा कीमती समय आपने निकाला, आप अपने मोबाइल में सोशल मीडिया से 1 घंटे के लिए दूर रहें, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।